Hello and welcome to Paramount Academy students. I am your educator Vaibhav, and in this video we are going to learn class 10th chapter 6 Alchemy of Nature. So without making any further delay, let's get started. So let's begin with the title of the chapter, The Alchemy of Nature. The alchemy term means a study or maybe a discipline of science which deals with conversion of materials into gold. जो पहले एंशियंट पीरियड के लोग हुआ करते थे, जब केमिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन डेवलप नहीं हुआ था, तो एल्केमी ऐसा डिसिप्लिन या सब्जेक्ट हुआ करता था जिनमें मटेरियल्स को, अलग अलग चीज़ों को गोल्ड बनाने की कोशिश करी जाती थी. सो बेसिकली एल्केमी का मतलब यही है कि जो इनवैल्यूएबल, जो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस चीज़ें होती है, वो बनाने की कोशिश करी जाती है फ्रॉम समथिंग विच इज़ वेस्ट और समथिंग विच वी कैन से इज नॉट ऑफ सो मच ऑफ वैल्यू. सो अल्केमी का वो मतलब है. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, द अल्केमी ऑफ नेचर, मतलब नेचर किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में, या वो चीज़ें जो हमको बहुत वैल्यूएबल नहीं लगती है वो किस तरह से बहुत वैल्यूएबल होती है, या फिर वो हमें नज़र नहीं आती है उनके अंदर की वैल्यू, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो इन द वेरी बिगिनिंग दे हैव गिवन one of the quotes said by very famous poet William Blake. Here he says, to see a world in a grain of sand and a heaven in the wild flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. इन वर्सेस का मतलब क्या है उन्होंने नीचे इस ग्रे बॉक्स के अंदर डिस्क्राइब भी करा हुआ है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. Sometimes as tiny as a grain of sand can spark off an idea or imagination of a huge significance to the world. बोल रहा है कि कभी कभी बहुत छोटी छोटी टाइनी सी जो चीज़ें होती है, जैसे ग्रेन ऑफ सैंड मतलब जो रेत होती है उसके छोटे छोटे कण होते हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ही ग्रेट आइडियाज, इमेजिनेशंस को स्पार्क ऑफ करते हैं, मतलब उसको चिंगारी देने का काम करती है, और वो वर्ल्ड के लिए, इस दुनिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट साबित भी होती है. वन कैन विटनेस एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ हेवन इन समथिंग एज स्मॉल एज अ वाइल्ड फ्लावर एंड डिराइव जॉय फॉर एवर. बोल रहा है कि एक इंसान या कोई भी बहुत ही छोटी छोटी, जैसे वाइल्ड फ्लावर्स, ऐसे जंगली फूलों में भी हेवन जैसी, मतलब स्वर्ग जैसी सुंदरता, ब्यूटी को एक्सपीरियंस कर सकता है. यहाँ पर हेवन को एक सिंबल की तरह यूज करा जा रहा है टू शो और डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर, मतलब किस तरह से प्रकृति उसकी ब्यूटी को, उसकी सुंदरता को हम छोटी छोटी चीज़ों में भी, जैसे वाइल्ड फ्लावर, जंगली फ्लावर, जिसमें हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट या किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन वो नेचुरली अपने आप में ग्रो करता है और बहुत ब्यूटीफुल लगता है और फॉरएवर, हमेशा के लिए उसकी ब्यूटी को रिटेन भी कर पाता है, ये बताने की कोशिश कर रहा है. ऑन ओनली वन शुड हैव द आईज एंड टाइम टू सी इट. बोल रहा है कि इंसान के पास वक्त होना चाहिए, वो आंखें होनी चाहिए, वो परख होनी चाहिए, ताकि वो इन छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर पाए, उनके अंदर छुपे हुए पोटेंशियल को, उनके अंदर छिपे हुए एबिलिटीज़ को उन्हें समझ में आने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. Infinity is endless space, but your small palm can hold the destiny of the earth through your efforts. Eternity is endless time, but just an hour in your life can make a difference to the world forever. बोल रहा है कि infinity का मतलब होता है अनंत. सो अगर कोई चीज़ अनंत है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, एंडलेस स्पेस है, राइट, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, इतनी ज़्यादा स्पेस है, उन सारी चीज़ों को आप अपने पाम में होल्ड कर सकते हो. बोल रहा है कि आप अपने मुट्ठी में पूरे अर्थ की डेस्टिनी को, उसकी जो नसीब होगा, उसका जो फेट है, उसको हम होल्ड करके रख सकते हैं हमारे एफर्ट्स के थ्रू. यहाँ पर वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर इंसान चाहे और अगर वो एफर्ट्स लगाने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो दुनिया में कोई भी लिमिट उसके लिए बड़ी नहीं है. वी कैन जस्ट टेक अवे और मे बी क्रॉस ऑल द लिमिट्स ऑफ दिस नेचर और मे बी द वर्ल्ड, जो हमने करा भी है. यू कैन सी विद इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द 100 years मैन हैज रीच्ड द स्पेस. हम अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं, राइट. तो अगर इंसान चाहे तो वो पूरे अर्थ के या फिर इस ब्रह्मांड के फेट को, नसीब को, उसके जो मुकद्दर होगा उसको वो अपनी मुट्ठी में बंद करके रख सकता है या फिर कंट्रोल कर सकता है. बेसिकली व्हाट ही मींस. एटर्निटी इज एंडलेस टाइम. एटर्निटी का मतलब होता है अमरत्व या अमृत होना, किसी चीज का हमेशा के लिए रहना, इमॉर्टल हो जाना. तो एटर्निटी एंडलेस टाइम है, लेकिन
आपके जीवन का 1 घंटा अगर मीनिंगफुली काम करेंगे या फिर कंप्लीट डेडिकेशन डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे, तो वो वर्ल्ड के लिए ऐसा डिफरेंस ला सकता है जो हमेशा के लिए लास्ट करे, मतलब वो हमेशा के लिए रहे। तो आप अपने मन से, तो व्हाट ही मीन्स हियर, इसकी अगर इंसान चाहे तो वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस ला सकता है जो हमेशा के लिए रहेंगे। ऑल्दो हम खुद नहीं रह पाएंगे, बिकॉज हम तो मॉर्टल है, हम इमॉर्टल नहीं है, लेकिन हमारे चेंजेस एंडलेस टाइम के लिए इटर्नल हो जाएंगे। इमॉर्टल मतलब अमर हो जाएंगे। ग्रेट डीड्स कैन सरपास द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई। बोल रहे कि जो ग्रेट डीड्स होती है, मतलब महान काम या फिर कर्म है इंसान के, वो हमेशा के लिए रहेंगे। वो टाइम के स्पेस के लिमिट्स को, इन बंधनों को तोड़ जाते हैं और वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। दे नेवर डाई, वो कभी मरते या ख़त्म होते नहीं हैं। Now let's go into the chapter and try to understand what the author Raksha Bharadia has tried to tell about the nature's beauty. किस तरह से वो alchemy of nature को उनको अपने words के अंदर describe करने की कोशिश करते हैं, उसको समझते हैं। We instinctively turn to the outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. Nature soothes and nurtures. Nature fulfills and motivates. Nature whispers and commands. बोल रहा है कि हम इंस्टिंक्टिवली, मतलब वो नेचुरली होता है हमारे अंदर से, वो हमारी प्रवृत्ति है, हमारा नेचर है, हमारी प्रकृति है कि हम आउटडोर एक्टिविटीज को ही चुनते हैं। अगर हमको रिलैक्स होना होता है या हमको थोड़ा सा सूदिंग टाइम चाहिए अपने वेल बीइंग को, मतलब अपने नेचर को, अपने जीवन को थोड़ा आरामदायक बनाना होता है, तो हम रिलैक्स करने के लिए यूजुअली आउटडोर एक्टिविटीज, मतलब खुले में, नेचर में ही जाना पसंद करते हैं। क्योंकि नेचर हमें सूद करता है, नर्चर करता है, मतलब हमें शांति देता है, राइट। वो हमारा ख्याल रखता है या केयर करता है, हमको वहाँ पर बेहतर लगता है। नेचर फुलफिल करता है हमारी सारी ज़रूरतों को, नेचर फुलफिल करता है, उनको भरता है या उसकी भरपाई करता है, हमें मोटिवेट करता है, मतलब हमें प्रेरणा देता है। नेचर विस्पर करता है। विस्पर का मतलब होता है खुसफुसाना, हमारे कान में बोलना। हियर विस्पर लिटरली डज नॉट मीन कि नेचर हमको सच में जैसे कोई इंसान करता है। ये एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, अगर आप देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच का, जिसमें एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह पोर्ट्रे करा जा रहा है, राइट। विस्पर का मतलब होता है खुसफुसाना, जैसे हम करते कोई चीज को बहुत धीरे से बोलना कान में, तो दैट इज विस्परिंग। तो नेचर हमारे कान में विस्पर करता है, बोल रहा है। ही मीन्स कि जिस तरह से लीव्स के पत्तों का आवाज होगा, एयर की, विंड की विस्लिंग होगी, तो दिस काइंड ऑफ साउंड ही मीन्स कि नेचर हमें विस्पर कर रहा है, नेचर हमें कमांड कर रहा है। कमांड करना मतलब आदेश देना, राइट। तो ये सारी चीजें कर रहा है। वी फील टू गो आउटडोर्स, इसके कारण हम आउटडोर्स में रहना या फिर खुले मैदानों में नेचर के अंदर जाकर अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना पसंद करते हैं, राइट। और ये इंस्टिंक्टिवली हो रहा है, बोल रहा है। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है इंसान की, वो हमारी प्रवृत्ति है, वो हम जानबूझ के नहीं करते। इनफैक्ट हमको अच्छा लगता है नेचर में ही, इसीलिए यूजुअली इंसान प्रेफर करते हैं नेचर में जाना। देन ही सेज, आर यू लिसनिंग? व्हेन आई डू इट लीव्स मी इन कंप्लीट ऑ। बोल रहा है कि क्या तुम सुन रहे हो? बोल रहा है कि जब मैं सुनता हूँ, राइट, तो वो मुझे कंप्लीट ऑ कर देता है, ठीक है। AWE ऑ का मतलब होता है ग्रेट वंडर या सरप्राइज या अमेजमेंट। जब हम किसी चीज को देख कर या किसी चीज को फील करके बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, इम्प्रेसिवली सरप्राइज, मतलब हम उससे बहुत इम्प्रेस हो चुके हैं, उसकी ब्यूटी को या फिर उसकी एक्सेलेंस को देखकर हम बहुत इम्प्रेस भी हो गए, एंड साथ ही साथ हम सरप्राइज भी है, तो हम उसमें ऑ में है उसके, राइट। सो ही सेज कि इट लीव्स मी इन कंप्लीट ऑ, वो हमें बहुत ज्यादा चकित कर देता है जब मैं ये सारी चीजों को देखता हूँ। We have a hibiscus plant in our garden. Every fortnight, a flower blooms on it, big, bright, and tender. Through the day, it smiles with the sun and dances with the wind, but as evening approaches, it starts wilting. बोल रहा है कि मेरे गार्डन के अंदर एक हिबिस्कस प्लांट है, और हर फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 वीक्स का वक्त, हर 2 वीक में एक फ्लावर ब्लूम होता है, मतलब उस पे एक फूल खिलता है, वो बड़ा, ब्राइट और टेंडर, राइट। टेंडर का मतलब होता है नाजुक, ऐसा होता है। वो पूरा दिन जैसे कि वो सूरज को देख के स्माइल कर रहा हो, विंड के ऊपर डांस कर रहा हो, राइट। हवा के झोंके के कारण जो प्लांट की मूवमेंट होती है उसको डांसिंग बोला जा रहा है, अगेन पर्सोनिफिकेशन। सो ऐसा लगता है कि वो कितना लाइवली है, सन के अंदर वो स्माइल कर रहा है, सन के सनशाइन की वजह से, उसकी ब्राइटनेस की वजह से वो खिल रहा है, ब्लूम हो रहा है, विंड के ऊपर डांस कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे इवनिंग अप्रोच होती है, वो धीरे धीरे विल्ट होना स्टार्ट करता है, मतलब धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है, बोल रहा है।
Morning after it withers completely and by evening it falls becomes one with the earth again. बोल रहा है कि अगली मॉर्निंग वो और ज्यादा विदर करता है, विदर मतलब वो और ज्यादा सूखना शुरू हो जाता है और पूरी तरह से डीके माने सड़ जाता है, और इवनिंग के आते आते तो पूरी तरह से पेड़ से अलग होके टूट कर जमीन पर गिर जाता है और जमीन का भाग बन जाता है. The flower comes to life only for a day, yet it does so in full splendor. What if we too lived our life, however short, to its fullest? बोल रहा है कि ये जो फूल है वो केवल एक दिन के लिए जीवन पाता है या फिर एक दिन के लिए ही अपने पूरे लाइफ को एकदम स्प्लेंडर के साथ, एक्सीलेंस के साथ, बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव मैनर में वो जीता है. कैसा होगा अगर हम भी हमारे जीवन को, भले वो छोटे पीरियड के लिए हो, लेकिन अगर हम उसको फुलेस्ट मतलब जितना हो सकता है उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक अगर जीना शुरू करेंगे तो कितना अच्छा होगा. राइट, हियर द ऑथर इज ट्राइंग टू मोटिवेट अस. वो हमको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है कि हम किस तरह से अपने आप को हेजिटेट करके, हिचकिचा कर बहुत सारी चीजें करने से बचते हैं या फिर बहुत ज्यादा उनसे हिचकिचाते हैं, वो हम करने के बजाय अगर हम भी एक हिबिस्कस की तरह कम समय में ही, मतलब जितना हमारा लाइफ स्पैन होगा उसमें फुलेस्ट जिएंगे, बिना किसी हिचकिचाहट के, फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ, एंड वॉट एवर वी वांट टू डू, वो सारी चीजें अगर करेंगे तो वो कितना अच्छा होगा. We went to a rocky beach and saw the spread of a majestic ocean and the rocks alongside, carved, sculpted, and shaped by the water. Water is so gentle, rock so hard, yet as water flows over it every day for years, the rock gives in. It takes the shape that the water commands. Our problems are so colossal and we are so small, yet if we persist. यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि हम एक रॉकी बीच पर गए जहां पर हमने ओशन की एक्सपेंस को, उसकी प्रचंडता को, उसकी मैसिवनेस को देखा, और वहां पर जो रॉक्स थे वो कंटिन्यूअसली उस वाटर से हिट हो रहे, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई कारीगर जैसे किसी तरह से किसी पत्थर को मार मार कर तराश रहा हो. राइट, कार्विंग, स्कल्पटिंग, इनका मतलब क्या है? तराशना, किसी चीज को किसी शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से ध्यानपूर्वक तराशना. तो उन रॉक्स को वाटर ने इतनी बार हिट करा है, इतने फोर्स से हिट कर रहा होगा. ऑल्दो वाटर इज सो जेंटल, वाटर क्या हार्ड होता है क्या? इट इज लिक्विड इन स्टेट, राइट, लेकिन बिकॉज ऑफ इस परसिस्टेंस, मतलब बार बार कंसिस्टेंसी के साथ सतत जब पानी उस रॉक्स के ऊपर, जो हार्ड रॉक्स है उनके ऊपर हिट करता है, तो वो जैसे किसी कारीगर ने, जैसे किसी शिल्पकार ने बहुत ही ध्यान से उन्हें कार्व करा हो, जैसे उसे तराशा हो, ऐसा वो रॉक्स लग रहे हैं, ऐसा वो कहता है. इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स. बोल रहा है कि वो वही शेप लेता है, वही आकार लेता है जो वाटर कमांड कर रहा है, जो वाटर उससे आदेश दे रहा है. आवर प्रॉब्लम्स आर सो कोलोसल एंड वी आर सो स्मॉल येट इफ वी परसिस्ट. बोल रहा है कि हमारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, कोलोसल है. कोलोसल का मतलब ह्यूज, मैसिव, प्रचंड है, और हम बहुत छोटे हैं. लेकिन अगर हम भी परसिस्ट करें तो, मतलब हम भी अगर अड़ जाए और बार बार वही काम करते रहे तो कितना अच्छा होगा. राइट, तो हम भी वाटर की तरह उस प्रचंड, स्ट्रांग, बड़े पत्थर को जिस तरह से वो तोड़ रहा है, उसे आकार दे रहा है, हो सकता है कि हम भी अपनी प्रॉब्लम्स को आकार दे पाए, या उसको हम कंट्रोल कर पाए, उसको नियंत्रित कर पाए. We saw small bits of grass peeping through the small cracks in a concrete pavement. It left us thinking, however impossible things may look, there is always an opening. बोल रहा है कि हमने कुछ देर बाद छोटे छोटे ग्रास के बिट्स माने टुकड़े देखे, या फिर ग्रास के कुछ हिस्से देखे जो क्रैक्स में से, जो दीवारें थी उनके क्रैक्स में से, पेवमेंट के, कंक्रीट पेवमेंट के क्रैक्स में से बाहर आ रही थी. पीपिंग थ्रू मतलब क्या होता है? झांक कर देखना. ग्रास हमें झांक कर देख रही थी ऐसा बोल रहा है, बट लिटरली ग्रास झांक कर देख रही है क्या? नहीं. राइट, इट मीन्स कि बहुत ही छोटी सी ओपनिंग है बड़े से कंक्रीट पेवमेंट में, और उसमें से थोड़ी सी जगह में ही ग्रास बाहर निकल रही है, और हमने उसे देखा तो वो देखकर हम सोचते रह गए. इट लेफ्ट अस थिंकिंग कि however impossible things may look. बोल रहे कि जितनी भी चीजें इम्पॉसिबल लग रही हो, ऐसा लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, इसे करना तो मुमकिन है ही नहीं, नामुमकिन होगा. देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग. बोल रहे कि लेकिन कोई ना कोई ओपनिंग तो होती है, कोई ना कोई रास्ता तो होता है. राइट, जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसे टाइम्स आते हैं जिनमें हमें लगता है कि उस काम को करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, लेकिन वो करने के लिए कोई ना कोई ओपनिंग होती जरूर है, कोई ना कोई रास्ता होता जरूर है. बस हमें उसे देखना चाहिए या उसे हमें परखना जरूरी होता है.
We saw a tree bare of all leaves in the cold winter months. We thought its chapter was over. But 3 months passed, spring set in, and the tree was back to its green majestic once again, full of leaves, flowers, birds, and life. बोल रहा है कि हमने एक ट्री देखा जो कि बेयर ऑफ लीव्स था, मतलब उसके ऊपर कोई पत्ते नहीं थे, क्योंकि ये कोल्ड विंटर मंथ था। हमें लगा कि उसका चैप्टर पूरी तरह से ओवर हो चुका है, अब ये पेड़ तो गया पूरी तरह से, ये डेड हो जाएगा। लेकिन 3 मंथ पास होते ही, 3 महीने गुजर जाते ही स्प्रिंग का महीना आया, मतलब वसंत ऋतु आ जाता है। और जैसे ही सावन आता है, वसंत आता है, तो ट्री वापस से ग्रीन हो गया, अपने मैजेस्टिक ग्रीन, मतलब मैजेस्टी मतलब रॉयल, रीगल, शाही, अपने शाही अवतार में, ग्रीन अवतार में वो वापस से आ गया। बहुत सारे लीव्स, फ्लावर्स, उसके ऊपर बर्ड्स, और लाइफ से भरा हुआ, बहुत ज्यादा जीवन से भरा हुआ या बहुत ज्यादा लाइवलीनेस से भरा हुआ वो पेड़ लग रहा था। What if we too had conviction that however difficult things are right now, it will not remain so forever? Remember this too shall pass. बोल रहा है कि कैसा होता अगर हमारे अंदर भी ऐसा ही कन्विक्शन होता, अगर हमारे अंदर भी ऐसा ही दृढ़ विश्वास या फिर संकल्प होता कि कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो, जितना भी खराब टाइम हो, लेकिन अगर हम ये चीज ठान ले कि ये भी पास हो जाएगा, दिस टू शैल पास, राइट, ये भी वक्त गुजर ही जाएगा ना कभी तो अच्छा वक्त आएगा, तो कितना अच्छा होता। काश हम भी उस पेड़ की तरह होते, काश हम भी उन कोल्ड विंटर्स, मतलब मुश्किल समय के खत्म होने का इंतजार करते, ताकि हमारा स्प्रिंग, मतलब हमारा सावन का महीना वापस आता, हमारे अच्छे वक्त वापस से आते। सो हमें भी उस पेड़ की तरह होना चाहिए। We saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant's size. The ants organized themselves around the fly, lifted it on frail feelers, and carried it to quite a distance. Their teamwork and perseverance were impressive. What if we too are consistent, organized, and focused? Spiders' webs are delicate, yet very strong. A rainbow colors the entire sky. Oysters take a grain of the sand, they open up with a pearl. Innumerable stars shine across the infinite sky. Clouds take new shapes with every passing moment. The wind makes tree dance with the unhindered passion. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑथर एक एग्जाम्पल लेता है आर्मी ऑफ एंट्स का। एंट का जो ग्रुप होता है, कलेक्टिवली उसे आर्मी बोला जाता है। उसके पीछे का रीजन आपको पता ही होना चाहिए कि जिस तरह से सोल्जर्स एक लाइन में डिसिप्लिन वे में चलते हैं, आपने एंट्स को ऑब्जर्व अगर करा होगा तो यू विल नोटिस कि एंट्स टू वॉक मे बी मार्च इन अ डिसिप्लिन लाइंस ओनली, तो इसीलिए उसको आर्मी ऑफ एंट्स कहा जाता है। सो मूविंग टू द टॉपिक, बोल रहे कि आर्मी ऑफ एंट्स ऑथर ने देखी जो कि एक फ्लाई को लग कर रही थी। लगिंग का मतलब होता है उठाना, पुल करना विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत ही ज्यादा ताकत लगाकर किसी चीज को खींचना। तो एक आर्मी ऑफ एंट्स थी, उन्होंने एक फ्लाई को, जो कि मे बी डेड हो सकती है इस केस में, जो कि उनसे 10 टाइम्स साइज में बड़ी है, लेकिन वो सब ऑर्गेनाइज होकर उस फ्लाई के अराउंड जमा हो गए और उन्होंने उसको लिफ्ट करा अपने फ्रेल फीलर्स के ऊपर। फ्रेल का मतलब कमजोर, वीक, फीलर्स का मतलब होता है लेग्स, जॉइंट के होते हैं पतले से, वो फीलर्स पे उन्होंने उठाया और वो कुछ डिस्टेंस तक, क्वाइट डिस्टेंस तक उसे कैरी करते लेकर गए। वो टीम वर्क, उनका परसिवरेंस, उनका जो दृढ़ निश्चय था, वो देखकर बहुत ज्यादा ऑथर इंप्रेस हो गए। इट वॉज क्वाइट इंप्रेसिव उनके, मतलब वो सोच रहे कि कैसा होता अगर हम भी उन्हीं की तरह कंसिस्टेंट होते, ऑर्गेनाइज होते, फोकस होते, तो कितना अच्छा होता, राइट। लुक एट एंड्स, कितने ज्यादा वो डेडिकेटेड नजर है, कितने ज्यादा फोकस नजर आ रहे हैं अपना काम को करने के लिए। तो काश हम भी उन्हीं की तरह होते तो कितना अच्छा होता। स्पाइडर के वेब कितने डेलिकेट होते हैं, लेकिन देखो वो कितने स्ट्रांग होते हैं, राइट। हमें तो देखने में काफी वो नाजुक नजर आते हैं, लेकिन एक स्पाइडर के नजरिए से देखो वो कितना ज्यादा स्ट्रांग उनको बनाता है, कितना ज्यादा बारीकी से, कितना माइन्यूटली उसके ऊपर काम करता है कि वो उसके ऊपर चल पाए, उसके ऊपर वो अपने सारे काम कर पाए, राइट। जैसे एक रेनबो बहुत सारे कलर्स से भर देता है पूरे स्काई को। ऑयस्टर, ऑयस्टर का मतलब होता है जो पर्ल्स होते हैं, राइट। आपको पता होगा कि जो ग्रेन होती है, जो सैंड के जो कण होते हैं, वो किसी सीप के अंदर बंद हो जाते हैं, वो पर्ल बन जाते हैं, राइट। तो बोल रहा है कि ऑयस्टर्स पर्ल बन जाते हैं अगर काइंड ऑफ अगर वो किसी सीप में बंद हो जाते हैं, राइट। इन्यूमरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इनफाइनाइट स्काई, बोल रहा है कि बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे, इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल का मतलब होता है अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट, जितने सारे स्टार्स
इन फाइनाइट स्काई में जिसकी कोई लिमिट नहीं है वहां पे शाइन कर रहे हैं। क्लाउड जो है नए नए शेप ले लेते हैं अगले पासिंग मोमेंट, मतलब हर एक मोमेंट में, हर एक अगले पल में क्लाउड्स का शेप बदल जा रहा है। द विंड्स मेक्स ट्री डांस इन विथ अनहिंडर्ड पैशन, बोल रहा है कि विंड्स के कारण, हवा के झोंकों के कारण जो ट्रीज है वो अनहिंडर्ड पैशन के साथ, अनहिंडर्ड मतलब क्या, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कोई उन्हें रोक नहीं रहा है, एकदम धुंध होकर, अपने मग्न होकर जो ट्रीज है वो डांस कर रही है, डांस कर रही है। इन सेंस यहाँ पर उसकी मूवमेंट को वो कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से विंड के ऊपर, हवा के ऊपर पेड़ लहराते हैं। Water, without the hint of ego, changes its form according to the dictates of the sun and the wind. बोल रहा है कि वाटर जो है अपने ईगो को हटाकर, अपने ईगो को किसी भी तरह से अपने अंदर आड़े ना आने देते हुए वो अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है, मतलब वो अपने स्टेट्स को बदलता है जिस तरह से सन उसको डिक्टेट करता है, जो सन उसको आदेश दे रहा है। जैसे वाटर सॉलिड होगा अगर टेम्परेचर बहुत लो है, सन अगर बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, मतलब उसके ऊपर सन रेज पहुंच पाती है तो वो मेल्ट होकर वाटर हो जाएगा। अगर वो सी वाटर है तो बिकॉज ऑफ सन्स हीट वो इवापोरेट भी होता है। सो दिस वाटर साइकिल यू हैव स्टडीड इन द एलिमेंट्री स्टेज, यू ऑलरेडी नो व्हाट आई मीन। तो उसके कहने का मतलब है कि वाटर भी अपने ईगो को साइड रखता है, वाटर भी ईगोइस्टिक होता नहीं है। जिस तरह से सन उससे करवाना चाह रहा है, जैसे वो डिक्टेट करता है, ऑर्डर करता है, विंड उसको ऑर्डर करती है, वाटर अपना फॉर्म चेंज करता है, राइट। तो हमें भी उसकी तरह फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो सिचुएशंस है, जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारे परिस्थितियां हैं, उनके साथ हमें खुद को ढालना चाहिए, राइट। हमें अपने आप को शेप करना सीखना चाहिए। When we see a caterpillar turn into a butterfly, a flower turns into fruit, we experience the alchemy of nature, we touch it and become gold ourselves। बोल रहे हैं कि जब हम किसी कैटरपिलर को बटरफ्लाई होते हुए देखते हैं, जब एक फ्लावर को फ्रूट में टर्न होते हुए देखते हैं, राइट। और इस सारी चीज़ों से, ये सारी चीज़ें जो हमने नेचर में एक्सपीरियंस करी, जिनके बारे में बात करी, इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। बोल रहे कि इन सब चीज़ों को हम एक्सपीरियंस कर पा रहे, हम उनको टच कर पा रहे और खुद देख पा रहे हैं, राइट। तो इसी से हम ये कह सकते हैं कि वी कैन हैव एक्सपीरियंस द अल्केमी ऑफ द नेचर। इन सारी चीज़ों से वी कैन बिकम अ गोल्ड आवरसेल्व्स। बोल रहा है कि हम खुद को सोना बना सकते हैं, नेचर की इन सारी चीज़ों से सीख सकते हैं। और इससे ही उन्होंने अल्केमी ऑफ नेचर इस नाम से बोला है। एट दी एंड फाइनली अल्केमी, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उसका मीनिंग ऑथर रक्षा बराडिया ने नीचे बताया भी हुआ है। एन एंशिएंट फोररनर ऑफ केमिस्ट्री अबाउट अटेम्प्ट्स टू कन्वर्ट बेस मेटल्स इनटू गोल्ड। हियर इट रेफर्स टू अ मिस्टीरियस मैजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग थिंग्स। बोल रहे कि अल्केमी एक एंशिएंट डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट हुआ करता था जो कि फोररनर ऑफ केमिस्ट्री का पहले ये सब्जेक्ट आया करता था, जिसमें बेस मेटल्स से गोल्ड बनाने की प्रक्रिया जो है, जो प्रोसेस है, उसको स्टडी करने की कोशिश करी जाती है। एक बिलीफ सिस्टम था कि जो बेस मेटल्स होते हैं उनसे गोल्ड बनाया जाता है, तो वो प्रोसेस को स्टडी करा जाता था अल्केमी में। इस चैप्टर में उसका मतलब है कुछ मिस्टीरियस, मतलब रहस्यमयी और मैजिकल जादुई प्रोसेसेस से हम चीज़ों को बदलाव कर पाए, उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस ला पाए। या बेसिकली नेचर की इन सारी चीज़ों से, एक्सपीरियंसेस से अगर ह्यूमंस कुछ सीख पाए और वो अपने जीवन में बदलाव ला पाए तो कितना अच्छा होगा। अल्केमी ऑफ नेचर मतलब नेचर की जो अल्केमी है उससे हम किस तरह से अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, ये रक्षा बराडिया बताने की कोशिश कर रही थी। With that, we have completed our chapter. I hope all of you understood everything. Even after this, if you have any doubt, you can DM me on my personal number. Apart from this, if any other doubt persists, I will visit the coaching institute. With that said, I take your leave for today. Bye bye.